हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल मिस डीडीएस क्लासेस में। तो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ साइंस का लेसन प्लान कक्षा 7 के लिए। प्रकरण रहेगा श्वसन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और आई होप कि आपको ये लेसन प्लान हमारा पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, रीज़न क्या था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर इंटरवल पर आपको वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे विद्यालय का नाम और फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का अपना नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, वर्ग, कालांश और अवधि, ये सारे टॉपिक जो पॉइंट है वो सारे लिखेंगे आप। तो कक्षा 7 है हमारा, विषय हमारा विज्ञान है, उपविषय जो है वो जीव विज्ञान होगा। बाकी आपके क्लास का जो वर्ग यानी सेक्शन होगा उससे लिखेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ए लिखा है। कालांश हमारा यानी जो भी आपके क्लास का पीरियड होगा वो आप लिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यानी जो भी होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है। और अवधि यानी जो आपके क्लास की टाइमिंग होगी आप उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 35 मिनट लिखा हुआ है। आपकी क्लास जो है टाइमिंग अगर 30 मिनट है या 40 मिनट है तो आप वो भी लिख सकते हैं। प्रकरण हमारा है श्वसन। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पे मैंने 5 सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में तार्किक व मानसिक शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। चौथा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। पाँचवा है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयुक्तता से परिचित कराना। ठीक है, तो यहाँ पे 5 सामान्य उद्देश्य मैंने लिखे हुए हैं। आप भी अपने अकॉर्डिंग जो है इसको थोड़ा बहुत चाहे तो घटा भी सकते हैं, जैसे 3 4 भी लिख सकते हैं, चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। 1-2 पॉइंट अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। 5 जो है वो इनफ होते हैं। तो चलिए चलते हैं विशिष्ट उद्देश्य की तरफ। तो आई होप कि आपको वीडियो जो है वो अच्छे से क्लियर दिख रही होगी। नहीं दिख रही तो आप वीडियो क्वालिटी जाके अपनी इंप्रूव कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जो है वो अच्छी क्वालिटी में बनाई जाती है। फिर आगे आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पे मैंने पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत लिखा है छात्र शोषण के बारे में जान सकेंगे, छात्र शोषण के प्रकारों से अवगत हो सकेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। अब सेकेंड है बोधात्मक उद्देश्य। तो इसमें है कि छात्र शोषण के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। तो छात्र शोषण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हमने विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे 3 रख दिए। अब बारी आती है सहायक सामग्री की। तो यहाँ पे चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, शोषण को प्रदर्शित करता चार्ट इत्यादि। ठीक है, यानी जो भी सारी चीज़ें आप यूज करेंगे एज ए टीचिंग मटेरियल आपको वो यहाँ पे लिखना है। फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्र शोषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि शोषण जो है वो एक जनरल टॉपिक है। अगर आप कक्षा 7 में हैं तो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। तो यहाँ पे हमने पूर्व ज्ञान में जो है वो लिख दिया। अब बारी आती है पाठ प्रस्तावना पृष्ठ की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेसन प्लान के लिए। तो इसमें आपको 3 भाग करने हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक का कथन या छात्राध्यापक का क्रिया और विद्यार्थी अनुक्रिया। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मैंने श्वसन पे ऑलरेडी एक लेसन प्लान डाला था, जहाँ पे मुझे कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि 5 क्वेश्चन बनाइए, पाठ प्रस्तावना प्रश्न में 5 क्वेश्चन बनाइए। तो मुझे लगा कि ठीक है, एक अलग लेसन प्लान आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन भी मैं पाठ प्रस्तावना पृष्ठ के रखूँ, साथ ही एक अच्छा लेसन प्लान भी आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। तो क्या है वो 5 प्लस देख लेते हैं। पहला है कि बच्चों मानव जाति को जिंदा रखने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत रहती है। तो बच्चे बताएंगे हवा, पानी, भोजन इत्यादि। दूसरा है हवा में कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो बच्चे बताएंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। तीसरा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसों में मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी गैस कौन सी है। तो बच्चे बताएंगे ऑक्सीजन, क्योंकि सबको पता है कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल गैस होती है। तो चौथा है कि ऑक्सीजन का प्रयोग मानव शरीर द्वारा किस क्रिया में किया जाता है। तो बच्चे बताएंगे श्वसन की प्रक्रिया में। जैसे अभी मैंने बताया कि इतना तो हर एक बच्चे को पता होता है कि हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो उसी के बेस पे हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे रख दिए। 5वां क्वेश्चन होगा कि श्वसन क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो बच्चों को नहीं पता तो बच्चे मौन रहेंगे और यही हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पाठ प्रस्तावना पृष्ठ के रख दिए। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपको PDF चाहिए इस लेसन प्लान का तो वो भी मैं प्रोवाइड कराती हूँ। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, छोटा सा मार्जिन पे करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। तो बच्चों, आज हम लोग श्वसन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर बारी आती है हमारी पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो यहाँ पे आपको शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया और शिक्षण विधियाँ, ये 4 भाग में आपको इसको बताना है। तो हम यहाँ पे शिक्षण बिंदु में हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु होगा उसको लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, और हर शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम विकासात्मक प्रश्न और स्पष्टीकरण और बोधात्मक प्रश्न भी देखेंगे। तो पहला हमारा है श्वसन और उसके प्रकार। तो यहाँ पे पहले हम विकासात्मक प्रश्न कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऑक्सीजन का प्रयोग मानव शरीर किस क्रिया में करता है? तो बच्चे बताएंगे श्वसन की क्रिया में। दूसरा रखेंगे कि श्वसन और उसके प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चों को नहीं पता तो मौन रहेंगे। विधि क्या यूज हुई? प्रश्नोत्तर विधि यूज हुई। तो यहाँ पे हमने लिख दिया शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब हम क्योंकि बच्चों को श्वसन उसके प्रकार के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो हम स्पष्टीकरण के माध्यम से उसको अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पे हम स्पष्टीकरण में बताएंगे, श्वसन वह प्रक्रम है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से ऑक्सीजन यानी O2 शरीर के अंदर ली जाती है और ऊर्जा मुक्त होती है, और इस ऑक्सीकरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यही वो प्रक्रिया है जिसको हम श्वसन कहते हैं। इसके बारे में आपको यहाँ पे बता दिया गया। अब आते हैं प्रकार के बारे में। तो श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो हम पहले वायवीय श्वसन के बारे में बताएंगे। तो लिखेंगे कि यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है। इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें अंतिम उत्पाद CO2 और जल होते हैं। यह अधिकांश जंतुओं और पादपों में पाया जाता है। यानी वायवीय श्वसन क्या है कि जैसे हम जो भी वायवीय श्वसन होगा इसमें जो होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये श्वसन होता है। इसमें हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीजन के अगर हम प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज जो है वो पूरी तरह विखंडित हो जाता है यानी टूट जाता है, और क्या बनता है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हैं, C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2 बनेगा क्या, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 कैलोरी है, यानी बहुत सारी ऊर्जा, आप इसको ऊर्जा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा होगा वायवीय श्वसन। अगर आप विद्यार्थी अनुक्रिया में देखेंगे तो आप ये लिख दीजिएगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो देखेंगे। और विधि में क्या क्या यूज हुआ, व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट लेखन विधि, तो ये सारी विधियाँ जो है वो यूज हुई हैं, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है अवायवीय श्वसन की। तो ये श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता। इसमें काफ़ी कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह निम्नतर प्राणियों जैसे अवायवीय बैक्टीरिया, यीस्ट, कुछ परजीवी कृमियों आदि में पाया जाता है। यानी ये क्या है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता इस रिएक्शन में। और इसमें ग्लूकोज का जो विखंडन होता है यानी जो ग्लूकोज टूटता है वो जो है पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाता, और इसमें जो है बहुत कम मात्रा में हमें ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे रिएक्शन भी मैंने लिखा हुआ है कि C6H12O6 बनेगा क्या, 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 118 किलो जूल ऊर्जा। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जा नहीं निकली, यानी बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आप सीधे लिख सकते हैं कि ऊर्जा, यहाँ पे जो ऊर्जा होती है वो कम होती है, बस ये चीज़ होती है। विद्यार्थी अनुक्रिया में लिख दीजिएगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो देखेंगे। विधि में आप लिख दीजिएगा व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि। आप चाहे तो इस रिएक्शन को ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकते हैं, तो आप श्यामपट्ट का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर हमारा आता है बोधात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे पहला बोधात्मक प्रश्न है, कौन सा श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है? तो बच्चे बताएंगे वायवीय श्वसन। दूसरा, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे बताएंगे 2। विधि क्या यूज, प्रश्नोत्तर विधि। तो हम यहाँ पे इस विधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि भी लिख देंगे। तो इस तरह से हमने अपना पहला शिक्षण बिंदु जो है वो पूरा कर लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड शिक्षण बिंदु की तरफ। सेकेंड शिक्षण बिंदु हमारा है श्वसन प्रक्रिया, क्योंकि हमने श्वसन प्रक्रिया के बारे में ही जो है स्टार्टिंग में बात की थी कि श्वसन प्रक्रिया के बारे में बच्चों को नहीं पता, तो हम बताएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे पहले हम कुछ विकासात्मक प्रश्न कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में मुख्यतः कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो बच्चे बताएंगे ऑक्सीजन। दूसरा है, श्वसन की पूरी प्रक्रिया किस तरह होती है? तो बच्चों को नहीं पता, तो बच्चे रहेंगे मौन। विधि की आज हुई प्रश्नोत्तर विधि, तो हम यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि भी लिख देंगे। अब हम जो श्वसन की पूरी प्रक्रिया है उसको किस तरह से किस तरह से होती है, ये हम बच्चों को बताएंगे स्पष्टीकरण के माध्यम से। तो लिखेंगे, श्वसन में ली गई ऑक्सीजन युक्त वायु नासा द्वार से होकर नासा गुहा में प्रवेश करती है। नासा गुहा से होते हुए ग्रसनी, फिर ग्रसनी से होते हुए वायु श्वास नली की दोनों शाखाओं के द्वारा दाएं व बाएं फेफड़े में जाती है।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या कौन सा किस तरह से क्रम होता है, वो उस क्रम को यहाँ पे बताया गया है। नासाद्वार से नासागुहा, नासागुहा से फिर ग्रसनी, ग्रसनी से श्वास नली, श्वास नली से श्वसनिया और फिर फेफड़े। ठीक है, इस तरह से जो हमारी सांस है वो हमारे फेफड़े तक पहुँचती है। और आगे हम बताएंगे पूरी जो आगे की चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ हम विद्यार्थी अनुक्रिया भी देखते चलें। तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि, यानी अगर आप चाहें तो चार्ट पेपर जो यूज करते हैं आप इस श्वसन का, वो बच्चों को आप दिखा के बता सकते हैं। ये जो हमने क्रम बताया उसको आप प्रदर्शन के माध्यम से भी बच्चों को समझा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रदर्शन विधि भी आप यूज कर सकते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे मैंने कहा कि आगे की चीज़ों को हम देखेंगे तो लिखेंगे, फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं जिसे आधार प्रदान करने के लिए एक पेशीय परत डायफ्राम होता है। यह अंतः श्वसन के समय नीचे की ओर गति करता है। परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है एवं वायु फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। उच्च श्वसन में पसलियां नीचे की ओर गति करती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर पूर्ण स्थिति में आ जाता है। यानी ओवरऑल देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम होता है वो नीचे हो जाता है, तो हमारा जो आयतन है हमारे फेफड़ों का वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हवा भरी रहती है उसमें। और जैसे ही उच्च श्वसन मतलब हम सांस जो है वो बाहर निकालते हैं तो पसलियाँ जो है वापस जो है वो नीचे की ओर गति करने लगती हैं और डायफ्राम अपनी पूरी स्थिति में आ जाता है। अगर हम आगे लिखें तो इसमें लिखेंगे कि अंतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को CO2 और H2O में विखंडित कर देती है। इस क्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है जिसका उपयोग दैनिक जैविक क्रियाओं जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया आदि में होता है। यह पूरी प्रक्रिया कोशिकाओं में होती है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। यानी जैसे मैंने आपको वायवीय श्वसन वाला बताया था, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 और H2O में विखंडित होता है और ऊर्जा निकलती है बहुत मात्रा में। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है उसके बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं बोधात्मक प्रश्न की। तो यहाँ पे हमने इसके पहले आप विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। विधि में आप व्याख्यान विधि और सैमपट विधि यूज कर सकते हैं, फिगर बना सकते हैं सैमपट पे, ताकि बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाए। बात करते हैं बोधात्मक प्रश्न में। तो यहाँ पे 2 प्रश्न है। पहला, अंतः श्वसन के समय डायफ्राम किस तरफ गति करता है, तो बच्चे बताएंगे नीचे की तरफ। दूसरा, फेफड़ों को कौन आधार प्रदान करता है, तो डायफ्राम करता है, क्योंकि अभी मैंने जो है वो बताया था, तो बच्चे उस चीज़ को समझ के बता सकते हैं। तो बच्चों ने आंसर दिया डायफ्राम। विधि क्या यूज हुई, प्रश्नोत्तर विधि यूज हुई। तो इस तरह से हमने अपना दोनों शिक्षण बिंदु जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सैमपट कार्य की तरफ। सैमपट कार्य में आप फिगर बना सकते हैं, जैसे मैंने फिगर यहाँ बताया हुआ है सारा, जो है हर एक पॉइंट को बताया हुआ है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। श्वसन के प्रकार हैं वो 2 प्रकार, वो भी मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। चाहे तो आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं, थोड़ी और डिटेल बता सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो जो है वो समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। तो अब बात करते हैं मूल्यांकन प्रश्न की। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रश्न रखे हैं। उच्च श्वसन में डायफ्राम किस तरफ जाता है, वायवीय श्वसन क्या होता है, डायफ्राम क्या करता है। 3 प्रश्न मूल्यांकन में रख दिए। फिर निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि बच्चे जब सैमपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। फिर बारी आती है गृह कार्य की। तो यहाँ पे 2 प्रश्न रखे हैं। अवायवीय श्वसन के बारे में बताइए और दूसरा श्वसन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये कंप्लीट लेसन प्लान था। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी, पसंद भी आई होंगी, और आपका फॉर्मेट जो है वो भी एक सही होगा और काफ़ी मैच करता होगा। तो ये था आज का कंप्लीट लेसन प्लान। वीडियो पसंद आए तो रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। PDF चाहिए तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।